आज किसी बच्चे की फर्स्ट क्लास है यहाँ पर और काफ़ी बच्चे अभी छुट्टियों में चल रहे हैं। हाँ, काफ़ी बच्चे अब आ नहीं रहे हैं। ओके, तो सभी बच्चों का नवंबर अटेम्प्ट होगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि नवंबर से पहले तो अभी कोई अटेम्प्ट है ही नहीं, अब तो लास्ट नवंबर ही है। ओके, चलिए जी, आज आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है और बहुत ही ध्यान से उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। और कॉन्सेप्ट है बेटा होल्डिंग और सब्सिडरी का। आज सारे बच्चे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वो कॉन्सेप्ट किसका है? होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का। तो रजिस्टर और पेन निकालो आप एक बार, रजिस्टर और पेन निकालिए जल्दी से। ये एक अंदर रख देना, एक नीचे ले जाना एग्जी के लिए, बहुत स्मेल हो रही है यहाँ इसमें कमरे में, बहुत स्मेल हो रही है इसमें। इसे रख देना अंदर, बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए बच्चों, तो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है, दैट इज द होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है बच्चों। लेकिन किसी भी कॉन्सेप्ट से पहले हमें ये सीखना है ये कॉन्सेप्ट है क्यों और है क्या। तो दो चीजें, एक व्हाट और दूसरा व्हाई। एक तो ये है क्या और दूसरा ये है क्यों। क्या है दैट इज टू बी मेंशन इन योर बुक, लेकिन क्यों है ये हमें बताना होगा। क्यों का जवाब आपको वहां नहीं मिलेगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज ये क्या है, एक्चुअली इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनना। एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। लाइव वाले बच्चे ध्यान देना बात पे, बहुत ही आराम से कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी धीरे धीरे, लेकिन सारे बच्चों को ध्यान देना है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। आपने कंपनी की स्पेसिफिक फीचर्स पढ़ी होंगी, दैट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बताया मैंने? एक फीचर होती है दैट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी, ये फीचर है कंपनी की। अच्छा, जो कंपनी कंट्रोल करती है उसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिसको कंट्रोल करती है उसे बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। फिर से सुनो, जो कंपनी कंट्रोल करती है उसे क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी, और जिसको कंट्रोल करती है उसे क्या बोलते हैं? सब्सिडरी कंपनी। समझ में आई बात? लेकिन हमने कहा ऐसा क्यों होता है,
अभी तो मैं इसे भी समझाऊंगी लेटर ऑन, लेकिन अभी हम ये समझेंगे इससे पहले कि कंट्रोल क्यों किया जाता है और कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कैसे, हाउ टू कंट्रोल, तो ये तो सब बुक में मेंशन है, लेकिन अभी हमें ये समझना है सीएस में, सीएस एक प्रोफेशनल कोर्स है और यहां और नॉर्मल कोर्स में यही अंतर है कि नॉर्मल कोर्स में हमें ये भी देखना होता है हम क्या पढ़ रहे हैं और बस यही देखना होता है हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं देखना होता है हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ ये भी समझना है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। क्लियर, ये ऑल क्लियर? तो सुनो मेरी बात, हाउ टू कंट्रोल एंड व्हाई टू कंट्रोल, कंट्रोल करने की क्या जरूरत पड़ी। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूं, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट समझिए जरा, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, जरा ध्यान दो। कॉन्सेप्ट ये है जैसे कि मान के चलिए कोई एक्स लिमिटेड है, ठीक है बेटा, इस कोर्स में कोई भी चीज रटनी नहीं है, मैं बार बार यही बोलती हूँ बच्चों को, सिर्फ क्या करनी है, समझनी है, सिर्फ समझना है। एक्स लिमिटेड है और इसका अपना स्टील का बिजनेस है, इसका अपना क्या है बच्चों, ये स्टील का बिजनेस करते हैं। किसका बिजनेस करते हैं, स्टील का। एंड सपोज दैट कंपनी इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस दैट इज द एल्यूमिनियम। किसका बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस किसका है, न्यू बिजनेस किस में जा रहे हैं। अच्छा, इसे एक्सपेंशन बोलेंगे या डाइवर्सिफिकेशन, बताइए, इसे एक्सपेंशन बोला जाएगा डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है जिस फील्ड में आप हो उसी में आगे बढ़ना, और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है किसी नए फील्ड में जाना। फॉर एग्जांपल आईटीसी, इंडियन टबाको लिमिटेड, आप आईटीसी के बारे में जानते होंगे। तो आईटीसी जो है वो तंबाकू बनाती थी, लेकिन आईटीसी ने धीरे धीरे कुछ नए बिजनेस भी स्टार्ट किए। फॉर एग्जांपल क्लासमेट रजिस्टर, आर यू हियर्ड अबाउट द क्लासमेट रजिस्टर, यू नो ना, वो आईटीसी का प्रोडक्ट है। आर यू हियर्ड अबाउट द बिंगो टेंगल्स, वो आईटीसी का प्रोडक्ट है। आर यू हियर्ड अबाउट द आशीर्वाद आटा, आईटीसी का प्रोडक्ट है। आर यू हियर्ड अबाउट द लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल इन मॉल्स जो आउटलेट रहता है वो आईटीसी का प्रोडक्ट है। आर यू हियर्ड अबाउट द आईटी वेलकम होटल्स, आईटीसी के हैं। तो इट मींस आईटीसी जो है उसने अपना काम, अपना व्यापार तंबाकू से स्टार्ट किया, और तंबाकू से स्टार्ट करते करते फिर वो कहां से कहां पहुंच गए। उनकी खास बात यह है कि वो जिस भी सेगमेंट में जाते हैं उसका नंबर 1 बन जाते हैं। जैसे आशीर्वाद नंबर 1 आटा, आप देखते भी होंगे। अच्छा, आपने साइकिल अगरबत्ती सुनी है, साइकिल अगरबत्ती आईटीसी का प्रोडक्ट है। आपने फियामा डेविल साबुन सुनी है, आईटीसी का प्रोडक्ट है। मतलब वो जिस भी प्रोडक्ट में जाते हैं उसके नंबर 1 हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले उनका नाम इंडियन टबाको लिमिटेड था, है ना, अब शॉर्ट में क्या कर दिया, आईटीसी। क्या कर दिया शॉर्ट में, आईटीसी। क्लियर, ये ऑल क्लियर, समझ में आएगी बात। अब ये बताइए, ये एक्स लिमिटेड ऑलरेडी किसका बिजनेस कर रही है, स्टील का, एंड दैट कंपनी इज इंटरेस्टेड टू डाइवर्सिफाई इनटू अ न्यू बिजनेस दैट इज द एल्यूमिनियम। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो है ये कंपनी कुछ पैसे इस कंपनी में से निकाल के और नए बिजनेस में लगाएगी, यस और नो, बताइए ना, अपने कुछ पैसे निकाल के नए बिजनेस में लगाएगी, हाँ या ना तो करिए, हाँ 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 हाँ, नए बिजनेस में लगाएगी। और जब नए बिजनेस में पैसा लगाएगी तो मुझे एक बात बताइए कि न्यू बिजनेस में जब हम पैसा लगाएंगे तो यहाँ पे एक बात तो साफ है, क्या, अब मुद्दा ये उठता है कि जब नए बिजनेस में पैसा लगेगा तो इसमें भाई साहब क्या है, इसमें रिस्क है। क्या है इसमें, क्या है बताना जरा, रिस्क है, चल भी सकता और नहीं भी चल सकता। सपोज करिए 20 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाए और 40 लाख रुपए का लोन लिया, तो टोटल पैसा कितना हो गया, 60 लाख रुपए। 40 + 20 = 60 लाख रुपीज, यस और नो। अब मुद्दा ये उठता है, 40 लाख का लोन लिया, 20 लाख घर से लगा दिए कंपनी ने, अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है, बिजनेस चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। सपोज अगर बिजनेस नहीं चला, बिजनेस नहीं चला और कंपनी को लॉस हो गया,
50 लाख रुपीस का। हाँ जी भाई और बहनों, कंपनी को लॉस हो गया 50 लाख रुपीस का। अब क्या होगा? अब ये पैसे किसको देने पड़ेंगे? जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था। हाँ है ना? तो बोलो। मैं इतने बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूं कि आप टीचर बन जाओगे आज ही और बहुत सारे टीचरों से अच्छा पढ़ा दोगे। तो मैंने क्या कहा कि इनको क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने पैसे लगाए थे? 20 लाख। 40 का तो लोन लिया था, 20 लाख घर से लगाए थे, और नुकसान किसने कितने का हो गया? 50 लाख। तो ये तो वो कहानी नहीं होगी कि सनम हम तो डूबेंगे लेकिन संग तुम्हें लेके डूबेंगे। तो ये तो भाई साहब एल्यूमिनियम स्टील के बिजनेस को भी ले बैठा। यस और नो? आई एम राइट और रॉन्ग? अब ये बताइए, अब क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल एल्यूमिनियम, बोल तेरे बिजनेस का क्या किया जाए? क्या करना चाहिए? क्या जिंदगी में कभी रिस्क लेना ही नहीं चाहिए? रिस्क तो आप भी लिए बैठे हो, आप सबसे बड़ा रिस्क लिए बैठे हो। इससे बड़ा रिस्क कुछ नहीं है जिंदगी का। जिस चीज को आपने ज्वाइन किया वो सबसे बड़ा रिस्क है, और आप लेके बैठ गए हो। क्योंकि जिंदगी के 18 साल से लेके 21 साल बहुत कीमती होते हैं, और आपने एक ऐसा कोर्स ज्वाइन किया जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है। हो भी सकता है, और मैम आप नहीं क्यों बोल रहे हो? जो ये सोच के आते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उनका नहीं भी होता है। क्योंकि ये कोर्स पेशेंस चेक करता है, एक एक नंबर से फेल करता है। आपके पेशेंस चेक कर रहा होता है भगवान, आर यू कैपेबल फॉर दिस डिग्री और नॉट। सो रिस्क तो आपने भी ले लिया। अब तो आप जलेबी की तरह लग चुके हो, तो इट्स बेटर रस में डूब के मजा ले लिया जाए। अब तो मजे लेना अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। सो अब ये बताइए, इसका मतलब एक्स लिमिटेड को नया व्यापार स्टार्ट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना भी चाहिए, और अपने पुराने बिजनेस को बचा भी लेना चाहिए। आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम राइट और रॉन्ग? तो चलो जी, चलो चली एक्स लिमिटेड कहां चली? बिजनेस की ओर। अब मैं आपको जुगाड़ सिखा रही हूं, सुनो जरा। ये मैंने इसलिए समझाया कि whenever you qualify CS and after qualifying CS you are appointing in any company as a company secretary, then you are not only the company secretary, you also a business facilitator. It means you also providing the facility to your entrepreneur, how to expand the business, how to diversify the business. आपका दायरा सिर्फ compliances नहीं है, हमारा दायरा उतना होता है जितना हम बनाना चाहते हैं, हमारी मंजिल उतनी होती है जितनी हम तय करना चाहते हैं। इट मीन्स मैं सिर्फ एक चीज में बिलीव करती हूं, जिंदगी में रिस्क बहुत लेना चाहिए, और रिस्क के साथ दो चीजों में विश्वास रखना चाहिए। वन इज अ हार्ड वर्क, एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। एंड सेकेंड वन इज भगवान। भगवान के प्रति विश्वास और आस्था, उसके प्रति निष्ठा, सुबह शाम उसके प्रति नाम लेना। और दूसरी चीज, एक बार को भगवान का नाम भूल जाना, लेकिन मेहनत करना। लेकिन अगर भगवान के साथ मेहनत करते हो तो आपकी मंजिल तय है, आपको मिलनी है, चाहे आप कुछ भी ज्वाइन कर लो, इवन आप IAS भी ज्वाइन कर लो। तो इट मीन्स हमारा दायरा कितना होता है? जितना दायरा हम तय करते हैं, जितनी दूरी हम बना लेते हैं उतनी तय होती है। हमने कहा जी हमें जम्मू कश्मीर जाना है, तो हमारी वो मंजिल है और वहीं पहुंच पाएंगे। हमने कहा जी हमें लंदन जाना है, तो हमारी दूरी लंदन है, वहां तक जाएंगे। तो जिस व्यक्ति की गांव में रहता है, उसने कहा जी मेरी दूरी तो बस शहर तक है, तो वो शहर तक आता है। एक बच्चा गांव में रहता है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो उसकी दूरी दिल्ली तक है। एक बच्चा ऐसा जो 12th के बाद ये कहता है जी मुझे तो ग्रेजुएशन करनी है, मुझे तो खाली ग्रेजुएशन करनी है क्योंकि मुझे तो CS से डर लगता है, तो उसकी मंजिल बस वहीं तक है, उसने खुद ही तय कर ली। इट मींस डेस्टिनी इज डिसाइडेड बाय वी, हम ही खुद डिसाइड करते हैं। एंड इफ यू वांट टू बिकम सक्सेस और नॉट, अगर आप सक्सेस नहीं हो सकते तो सिर्फ उसकी एक वजह है, वो है सिर्फ हम खुद। गॉट द पॉइंट? अब सुनो मेरी बात, एक्स लिमिटेड को सजेस्ट करिए क्या करे। आपने कहावत सुनी होगी कि सांप भी मर जाए, और ऑल आर इंडियंस और नॉट, सब हिंदुस्तान के हैं। अच्छा, सस्ता नशा तो सब करते होंगे। मैम आप कैसी बातें करती हो? मुझे पता है इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सब सस्ता नशा करते हैं, और सस्ता नशा है भाई साहब रील्स का। जो ये फोन चलते हैं ना, आप डर गए होंगे मैम, ना तो मैं सुल्फा लेता, ना गांजा, ना विस्की, ना वाइन, ना हीरोइन, ना कोकीन। मैम आपने तो इल्जाम भी ऐसा लगा दिया सस्ता नशा। मैम ना स्मैक लेता,
ना सुट्टे मारता, मैं कुछ नहीं करता। अरे तुम रोज सस्ता नशा करते हो जिसने तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर लिया, और वो है फोन। फोन की रील्स जो चलती है ना, वो भाई साहब वो सबसे सस्ता नशा है। उसकी आदत ऐसी पड़ जाती है कि फिर जाती नहीं है। तो आप सस्ता नशा जरूर करते होंगे। तो जरा सुनो, एक्स लिमिटेड अब क्या करेगी, यहां पर वो किसका ऑलरेडी किसका व्यापार कर रही है, एंड दैट कंपनी इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। और वो इस कंपनी के नाम से नहीं करेगी, वो एक नई कंपनी बनाएगी और नई कंपनी में स्टार्ट करेगी एल्यूमिनियम का बिजनेस। ठीक है जी, समझ में आ रही है मेरी बात? हेलो हेलो, माइक भी डर जाता है मुझसे तो। हाँ जी सुनो, लाइव वाले बच्चे विद्या कसम अगर क्लास के बीच में हिले भी तो ध्यान देना मेरी बात पे। एक्स लिमिटेड जो है स्टील का बिजनेस कर रही है, इन्होंने एक नई कंपनी बनाई वाई लिमिटेड, और इसमें किसका बिजनेस करेंगे, एल्यूमिनियम। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखो बिजनेस इन यही कर रहे हैं, लेकिन इस कंपनी को दो तरीके से चलाया जाता है। हाँ जी बताइए, कंपनी को दो तरीके से चलाया जाता है। एक तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एक तो कंपनी में कौन होते हैं, और दूसरे होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। ये दो ही लोग डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने की पावर इन दो ही लोगों के पास होती है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स। अब सुनो मेरी बात, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अब ये एक्स लिमिटेड जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है, जो पॉलिसी है वो खुद तय करना चाहती है। वाई लिमिटेड में पॉलिसी खुद बनाना चाहती है। तो एक्स लिमिटेड को क्या करना चाहिए बताओ जल्दी? एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड में अपॉइंट कर लेने चाहिए। क्या 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 अपॉइंट कर लेने चाहिए? डायरेक्टर्स। किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से। किसकी मर्जी से? क्योंकि इसमें इसको क्या करना है, बोलो? इसमें इसे क्या करना है, कंट्रोल करना है। और भैया जी कंट्रोल के यही तो दो रास्ते हैं कंपनी को कंट्रोल करने के। क्या क्या? या तो कंट्रोल कर लो किसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या कंट्रोल कर लो किसे, शेयर होल्डर्स। समझ में आएगी ना बात मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? गॉट द पॉइंट? अच्छा, एक्स लिमिटेड की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। वाई लिमिटेड की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर एक्स लिमिटेड ने 20 लाख के इस कंपनी में शेयर लिए हैं और 40 लाख का लोन लिया है बैंक से, तो उस लोन को देने की जिम्मेदारी एक्स की है या वाई की है? इसका मतलब वाई से रिकवरी होगी या एक्स से रिकवरी होगी? एक्स तो सिर्फ 20 लाख के लिए लायबल है, उसने तो 20 लाख के शेयर खरीदे हैं, 20 लाख रुपए पे कर रहे हैं, उससे ऊपर उसकी 1 रुपए की भी जिम्मेदारी नहीं है। क्लियर या ऑल क्लियर? अगर यहां पे वाई लिमिटेड ने लोन लेके और प्लस शेयर होल्डर से पैसे लेके बिजनेस स्टार्ट किया, और वाई लिमिटेड अगर प्रॉफिट्स होता है तो शेयर होल्डर्स को क्या मिल जाएगा, डिविडेंड, और बैंक को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। यस और नो? तो हम कह सकते हैं कि एक्स लिमिटेड की प्रोटेक्शन हो गई, और एक्स लिमिटेड पूरे तरीके से क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो गई। अब एक्स लिमिटेड से कोई मतलब वाई का नहीं रहा, लेकिन देखा जाए इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन कर रही है, एक्स ही कर रही है। क्लियर या ऑल क्लियर? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा? समझ में आ रही है बच्चों बात? चलो जी, अब मैंने यहां तक बस आपको एक ही बात समझाई है, अभी सुन लीजिए ध्यान से। मैंने यहां तक सिर्फ आपको यह बात समझाई है कि होल्डिंग सब्सिडरी होती क्यों है, मैंने सिर्फ इतना समझाया। अभी मैंने आपको यह नहीं समझाया कि होल्डिंग सब्सिडरी होती कैसे है, मैंने सिर्फ क्या समझाया आपको, होल्डिंग सब्सिडरी होती क्यों है। क्लियर या ऑल क्लियर? क्योंकि मुझे आपको जो तैयार करना है वो सिर्फ कंप्लायंसेस के लिए नहीं, आप जहां भी जिस भी पोजीशन पे रहो बेस्ट रहो, बेस्ट रहो, बेस्ट 100%। क्लियर हो रही है बात? चलो जी, अब हम सीखेंगे कि होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी होती कैसे है, किस तरीके से बनती है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। आधा तो तुम्हें समझ में आ गया, अब यहां ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। अभी तक जो मैंने सिखाया वो बेसिक था, अब ये एडवांस है, और इसे ध्यान देना जरा इस बात पे, एडवांस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। सुनो जरा ध्यान से, ध्यान दो बच्चों।
ये एक्स लिमिटेड है, और ये वाई लिमिटेड को कंट्रोल करना चाहती है। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कंट्रोल करना चाहती है, तो जो कंपनी कंट्रोल करेगी उसको क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी। और जिसको कंट्रोल करेगी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है बेटा, कंट्रोल के ऊपर स्टार लगा लो, स्टार नंबर 1, कंट्रोल के ऊपर स्टार लगा लीजिए, दैट इज द स्टार नंबर 1। एक्स लिमिटेड की कोई और सब्सिडरी भी तो हो सकती है। मान के चलिए इसकी ऑलरेडी एक सब्सिडरी है ए लिमिटेड, दूसरी सब्सिडरी है बी लिमिटेड। ये भी सबसी है, ये भी सबसी है। हाँ जी बेटा, देखो जरा अभी ध्यान दो। तो हमने कहा इसकी भी तो कोई सब्सी हो सकती है। एक सब्सिडरी इसकी है, दैट इज द जेड लिमिटेड, दैट इज द जेड लिमिटेड। अब सुनो मेरी बात, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और तीसरी क्या हो गई? जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड सब्सिडरी है वाई की, वाई लिमिटेड ने किसे कंट्रोल कर रखा है? जेड लिमिटेड को। अब मेरे साथ साथ ध्यान देना, मैंने पूछा जेड जेड, सुनो लिखना स्टॉप करो, नहीं लिखा तो लिखो, तभी पढ़ेंगे, लिखो पहले इसे जल्दी सारे बच्चे। जल्दी से लिखो बेटा। देखो जरा, अब हमने पूछा जेड से जेड, आपका वाई से क्या रिलेशन है? जेड का वाई से क्या रिलेशन है? जेड का वाई से क्या रिलेशन है? जेड की वाई क्या लगती है? बिल्कुल सही बोला, जेड की वाई क्या लगती है? हमने कहा वाई वाई तेरा जेड से क्या रिलेशन है? वो मेरी क्या है? सब्सिडरी कंपनी। अगला क्वेश्चन देखना, हमने पूछा जेड कि हाँ, कि जेड की हाँ, कि तेरा एक्स से क्या रिलेशन है? बताइए बेटा, एक्स से क्या रिलेशन है? बोलो, एक्स से। एक्स इसकी भी होल्डिंग कंपनी है, पता है क्यों? बचपन में पढ़ के आए होंगे, A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, तो क्या बोलते थे? A इज इक्वल्स टू सी, A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, तो क्या बोल सकते हैं? A इज इक्वल्स टू सी। क्लियर है? ऑल क्लियर? तो हम कह सकते हैं जेड किसकी सब्सिडरी है? जेड वाई की भी सब्सिडरी है
और जेड एक्स की भी सब्सिडरी है। 1 घंटा 45 मिनट लगती है एग्जीक्यूटिव में इस कॉन्सेप्ट को बताने में, लेकिन आपका लेवल अभी छोटा है, पर फिर भी आपका एडवांस बना देती हूँ क्योंकि वहां मुझे और डिटेल में पढ़ाना है। तो जरा ध्यान दीजिए, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल्स टू सी। इतनी बात समझ में आई? यहां तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। यस, यहां तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? आगे बढ़ू मैं? आगे चले? आगे देखो अब वो जो आपने स्टार नंबर 1 लगाया था ना, उसे लिखते हैं। हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल। रास्ता नंबर 1, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसको कंट्रोल कर लिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, है ना? सबसे पहले कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एनालाइज करते हैं, इसका मतलब क्या, मीनिंग, एनालिसिस। सुनो जरा ध्यान से। एक्स लिमिटेड के पास ये पावर है कि वो वाई लिमिटेड के, सुनना ध्यान से, सारे के सारे, क्या बोला मैंने? सारे के सारे या फिर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अपॉइंट भी कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? रिमूव भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? अपॉइंट भी कर सकते हैं और साथ में रिमूव भी कर सकते हैं। दूसरा, पहले बताओ समझ में, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बीओडी का मतलब कंट्रोल करने के दो रास्ते, एक रास्ता नंबर 1 है और एक रास्ता नंबर 2 है। रास्ता नंबर 1 क्या कहता है? रास्ता नंबर 1 कहता है एक्स लिमिटेड के पास ये पावर है कि वाई लिमिटेड के सारे या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी कर सकते हैं और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ में आई बात? चलो अब दूसरा, रास्ता नंबर 2। रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 2 समझिए जरा। रास्ता 2 क्या कह रहा है? कंट्रोल 51% और मोर वोटिंग पावर इन कंपनी।
either self or together with one or more, together with one or more of its subsidiary. वन और मोर लिख लिया. वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता है. पहले बताइए, यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा, पक्का पक्का क्लियर हो गया. चलो जी, अब देखो जरा इधर. अभी से मैं एनालिसिस करके बता रही हूं अपने केस को. मुझे बताओ, हमारे केस में होल्डिंग कंपनी का नाम बताइए. आप ही बताओगे, वही लिखूंगी मैं. अच्छा, नाम क्या है? एक्स लिमिटेड अलोन कंट्रोल कर सकती है. एक्स लिमिटेड अलोन कंट्रोल कर सकती है 51% और मोर. ठीक. और एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी का नाम बताइए. वाई में तो वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और कोई सब्सिडरी है? बोलो जल्दी. एक्स लिमिटेड की दूसरी सब्सिडरी का नाम बताइए. एक्स लिमिटेड प्लस ए लिमिटेड मिलके भी कंट्रोल कर सकते हैं. कितना? 51% और 51% और मोर. सी, इसकी दो सब्सिडरी बताइए. ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड मिलके भी कंट्रोल कर सकती है 51% और मोर. बताती हूं कैसे. ये एक्स लिमिटेड है. एक्स लिमिटेड अकेली कंट्रोल कर सकती है किसको? वाई को. एक्स लिमिटेड ए के साथ मिलके कंट्रोल कर सकती है, और ए और बी दोनों मिलके भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी की होल्डिंग कौन है? एक्स. तो ए और बी मिलके भी क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं. क्लियर? ऑल क्लियर? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा, समझ में आ गया सब बच्चों को? अब रीड करवाऊं बुक से? बुक से सिर्फ आपको रीड ही करना है. एक बार सारे बच्चे रीड करो इसे. सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी, सुनो मेरे साथ साथ धीरे धीरे. सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी, मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, नंबर वन क्या? कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, provided that such class or classes of holding company as may be prescribed shall not have layers beyond such number as may be prescribed. एक से ज्यादा लेयर नहीं हो सकती. ये था होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी. कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट. अब मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ एक चीज और. ये जो कंपनी है ना, वैसे डिटेल कॉन्सेप्ट है. ये एक्स लिमिटेड को इन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट बोला है. बॉडी कॉर्पोरेट. वाई लिमिटेड को भी इन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट बोला है. बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म. इट इटसेल्फ कवर इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, सारी कंपनीज इसमें आ जाती हैं. ये जो बॉडी कॉर्पोरेट टर्म है ना, ये एक ब्रॉडर टर्म है. इसमें इंडियन कंपनी भी कवर हो जाती है और इसमें फॉरेन कंपनीज भी कवर हो जाती है. अगर कोई इसका मतलब बता देगा कि ऐसा क्यों किया गया, तो मैं उसे बहुत ब्रिलियंट बच्चा समझूंगी. बहुत ज्यादा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा तेज दिमाग लगाओ, तेज दौड़ाओ, तेज दिमाग दौड़ाइए.
हाँ जी, तेज दिमाग दौड़ाइए। मैं बताती हूँ, अगर यहाँ पे शब्द नहीं लिखा होता तो सिर्फ इंडियन कंपनी होल्डिंग कंपनी बन सकती थी, क्योंकि कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर हुई है। लेकिन इन्होंने यहाँ क्या बोला, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट तो इंडियन कंपनी भी हो सकती है और फॉरेन कंपनी, तो एक होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी भी हो सकती है और फॉरेन कंपनी भी। मतलब कोई बाहर की कंपनी भी इंडिया में भी अपनी क्या बना सकती है, सब्सिडरी, और हमारी कंपनी भी बाहर क्या बना सकती है, सब्सिडरी। तो होल्डिंग कंपनी क्या हो सकती है, इंडियन भी हो सकती है और फॉरेन भी, और ऐसी सब्सिडरी कंपनी इंडियन भी हो सकती है और फॉरेन भी। समझ आई मेरी बात? नहीं आई? सच्ची बताओ कितने बच्चों को समझ नहीं आई? नहीं समझ आई? अब सुन आ गई? अरे वाह, तो बस खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। क्लियर हो गया? गुड, वेरी गुड। अब मुझे आपको एक कंपनी सिखानी है, डोरमेंट कंपनी, और कंपनी का नाम है डोरमेंट कंपनी। ठीक, लेकिन डोरमेंट कंपनी क्या होती है पहले ये समझने की जरूरत है कि डोरमेंट कंपनी होती क्या है और डोरमेंट कंपनी होती क्यों है। डोरमेंट कंपनी होती क्या है और डोरमेंट कंपनी होती क्यों है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले डोरमेंट कंपनी होती क्या है। डोरमेंट कंपनी इनएक्टिव हो जाती है, सिर्फ कागज में कंपनी रहती है, लेकिन उसके साथ कोई आना जाना लेना देना नहीं कर सकते। उसका डोर कुछ दिनों के लिए क्लोज कर दिया जाता है। पर क्यों, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया ये जरा समझते हैं। क्योंकि अगर मैं खाली आपको डोरमेंट कंपनी समझा दूंगी तो आगे चल के आपको फिर बड़ी दिक्कत होगी। आप हमेशा फिर दोबारा से कंफ्यूज रहोगे कि डोरमेंट का मतलब क्या था। तो जरा डोरमेंट का मतलब समझते हैं। डोरमेंट का मतलब होता है डोर क्लोज कर देना। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों, इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। सपोज करिए नीचे बहुत पुरानी समोसों की दुकान है, 50 साल पुरानी। कितने साल पुरानी? 50 साल पुरानी। उसके बराबर में आपका क्या नाम है? चिंकी। हाँ हाँ, रोशनी, ओके, लाइट। हाँ, लाइट। अब इन्होंने क्या है, एक समोसे का दुकान का नाम रखा लाइट समोसा विद आयुर्वेदिक चटनी। ठीक, तो यहाँ पे रोशनी ने एक दुकान ओपन करी है समोसे की, और साथ में आयुर्वेदिक चटनी होती है, और समोसा भी आयुर्वेदिक है। बताओ कैसी? पता है आपको, मिलता है आयुर्वेदिक समोसा लक्ष्मी नगर में, कुछ भी मिल सकता है यहाँ कुछ भी मिल सकता है। मैंने देखा एक जगह बोर्ड लगा हुआ है आयुर्वेदिक समोसा। कुछ दिनों में आपको मिलेंगे आयुर्वेदिक मोमोज। मोमोज खाएं, हर एक बीमारी दूर भगाएं, खाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोवाइडेड बस हाथ में चिपक सकती है, हाथ कट सकती है ना। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मोमोज खाते होंगे, ऑब्वियस सी बातें खाते होंगे। कितने बच्चे खाते हैं, हाथ उठाना। मोमोज जो खाते हैं, सच कोई दिक्कत नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। ईमानदारी से हाथ उठाइए जो मोमोज खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मोमोज नहीं खाते आप, मोमोज की चटनी खाते हो, और चटनी की वजह से मोमोज खाते हो। आई एम राइट और रॉन्ग? मोमोज से कोई प्यार नहीं आपको, उसकी चटनी से प्यार है, चटनी से उसकी मोहब्बत है आपको, और आप बहुत गलत कर रहे हो जो भी कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। मैंने आज तक जिंदगी में एक बार अपनी कॉलेज टाइम पे जब मैं अपना कोर्स कर रही थी, तो जो हमारी लाइब्रेरी थी जहाँ हम अपनी स्टडी करते थे, उसके बाहर एक मोमोज वाला था। अब जैसे बच्चों को शौक होता है, मैंने भी सोचा आज ये मोमोज बहुत सुने, देखते हैं क्या जुगाड़ है। मैंने वहां पे मोमोज लिए थे, 4 दिए थे उसने मुझे, उसमें से मैंने एक टेस्ट किया था, और इस बात को कम से कम 17 साल हो गए, आज तक मैंने मोमोज को हाथ नहीं लगाया, और मैंने कभी मोमोज खाई नहीं, मैंने टच ही नहीं करा। तो और मुझे कोई मतलब पता ही नहीं कि मोमोज क्या चीज़ है, और मैं खाना भी नहीं चाहती। और मेरा बच्चा भी लगभग 4 साल का हो गया, उसे भी मोमोज नहीं पता, और मेरे हस्बैंड को भी मोमोज के बारे में नहीं पता, और हम खाते भी नहीं, हमें पता भी नहीं मोमोज क्या है। तो मेन चीज क्या है कि कुछ ऐसी चीजें जो आप इतना प्रयास कर रहे हो, और अगर आप खराब चीजें खाओगे तो आपको जो है बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं 2 चीजों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, एक तो अपने पढ़ाने के पैशन से, अपने प्रोफेशन से, और एक खाने पीने से। मतलब मुझे बहुत आयुर्वेदिक चीजें पसंद है। आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे यहाँ पे संडे को जो कुक होती है वो मिट्टी की हांडी में दाल बनती है,
और उसको बनने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। सुबह ही रख देते हैं, शाम दोपहर तक बनती रहती है, और उसका जो टेस्ट है ना वो ऑसम आता है। तो कम से कम रेगुलर बेसिस पे हमारे कुक के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो इस सब काम को कर सके, लेकिन संडे को तो हम वो फील ले सकते हैं ना, वो एंजॉयमेंट ले सकते हैं। तो मैं बहुत शौकीन हूँ आयुर्वेदिक चीजों की। तो इट मीन्स मैं आपसे बस यही समझाना चाहती हूँ कि आप जैसा अपने आप को बनाना चाहोगे ऐसा बन सकते हो। आपको पता है, मैं अभी सुबह से लेके स्टार्ट हुई है, मेरी क्लास रात तक चलती है लगभग, और तब तक मैं 9:30 बजे तक बिजी रहती हूँ, 9:30 तक। 9:30 के बाद बहुत एक्सेप्शनली मैं जागती हूँ, किसी से मेरा मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, मैं सो जाती हूँ 9:30 बजे। और मैं 30 डेज फास्ट में हूँ, और अभी आपकी क्लास है, अभी 3 सेशन नीचे भी है, फिर उसके बाद है। मेन चीज है आप अपनी बॉडी को जैसा बनाना चाहोगे वो वैसी बन जाएगी। आप तो अभी बहुत यंग बच्चे हो, आप अभी शोरूम में से निकली हुई गाड़ी हो, ठीक है। अब शोरूम में से जब कार निकल के आती है, उसमें चाहे कितना ही दौड़ा लो तुम, गड्ढों में चला लो, कहीं भी कुछ बिगड़ते उसका, वो सही रहती है। तो आप अभी शोरूम में से निकले हो, आप अपने शरीर को जैसे बनाना चाहोगे ऐसा बन जाएगा। लेकिन आफ्टर द कंप्लीटिंग द एज ऑफ 27-28 आपका शरीर डाउन हो जाएगा। तो इट्स बेटर, एक आपको जीवन में ना शौक पालने चाहिए, अच्छे वाले, जैसे पढ़ने का शौक होना चाहिए, पैसे कमाने का शौक होना चाहिए, हेल्थ का शौक होना चाहिए, अच्छा खाना पीने का भी एक शौक है, ये भी एक शौक है, और ये पालने से पलता है, एकदम से नहीं आता। मैं जब आपकी जैसी एज में थी तो एक बार क्या हुआ था कि डेंगू हो गया था, डेंगू बहुत चल रहा था। अब मेरे क्या थे, प्रोफेशनल के एग्जाम थे, फाइनल में थी मैं, और जून में फाइनल के एग्जाम होते हैं, तो तभी उस टाइम पे मतलब मई में बहुत फीवर वगैरह चल रहा था। तो मुझे लगा कि यार अगर मुझे डेंगू हो गया तो मेरा अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। तो बच्चों आपको यकीन नहीं आएगा, मैं सुबह जग के एक वहां पे पास में ना उसका पत्तों का जूस निकालते थे, पपीते के पत्तों का और कई सारी चीजों का। तो मैं सुबह, मेरा नियम था पहले वहां वॉक करने जाना और वो जूस पी के आना, शौक में। और मैंने इतना जूस पिया कि सबको डेंगू हुआ, पर मुझे हुआ ही नहीं, फील ही नहीं हुआ, फर्क ही नहीं पड़ा। कोविड के दौरान सबको बहुत कोविड की प्रॉब्लम हुई, मुझे भी कोविड का फीवर हुआ, लेकिन कोविड की वैक्सीन भी लगने के बाद सबको फीवर होता है ना, बट कुछ लोगों को नहीं होता है ना। मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरे घर में जितने लोगों को वैक्सीनेशन हुआ था सब उल्टे पड़े थे। तो मुझे लगा जब मुझे भी वैक्सीनेशन होगा तो मैंने पहले ही क्लास ऑफ कर दी उनकी शक्ल देख देख के ना, कि आज मेरा वैक्सीनेशन हुआ है तो मैं तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगी ऑनलाइन। मैंने क्लास ऑफ कर दी, और मैं जैसी वैक्सीनेशन करा के आई मैंने ब्लैंकेट ले लिया। मैंने कहा अब मुझे बुखार आएगा, तो मैं बेड पे बैठ गई, मैंने कहा अब मुझे बुखार आएगा। लेकिन मैंने शाम तक वेट किया, वैसा नहीं हुआ। तो देखो क्या होता है, कई सारी चीजें ऐसी होती है जो एक दिन में नहीं बनती, उनमें सब में टाइम लगता है। जैसे आपकी हेल्थ है, आप एक दिन सुबह से शाम तक सेब खाओ, एक दिन अच्छा खाओ, आपकी हेल्थ मेंटेन हो सकती है? नहीं, इसके लिए टाइम लगता है। आपकी राइटिंग स्किल है, एक दिन में नहीं डेवलप हो सकती। आपके पढ़ने का एटीट्यूड है, एक दिन में नहीं हो सकता। लेकिन माहौल बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं अपने बच्चों को, आपने क्लास 12 तक जितनी भी पढ़ाई करी उसका 10% आपकी जिंदगी में काम आएगा, बाकी सिर्फ पास होने के लिए था। आम जिंदगी को जीने के लिए जो हमारे हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता है उसका 10% ही काम आता है। लेकिन अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हो, इससे आपकी रोजी रोटी चलेगी। लेकिन आप सोच रहे हो जिंदगी चलेगी, तो जिंदगी उससे नहीं चलती। मोरल वैल्यूज जीवन में होना बेहद जरूरी है। आजकल की टीचर्स की जिम्मेदारी पहले से बहुत बढ़ गई है। ये टीचर्स की, मैं सबसे यही बोलती हूँ कि टीचर की एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाना, उनको डेवलप करना। भाई साहब, कंपनी सेक्रेटरी बनो या ना बनो, एक अच्छे इंसान जरूर बनना। और क्योंकि आज के डेट में बच्चे इतने गलत रास्ते पे चले जाते हैं कि वहां से वापस लौटना ना के बराबर है, और वो इतने बुरे फंस जाते हैं, उनको खुद को रिग्रेट होता है कि हमने कुछ गलत किया। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी को इतना मत फंसाना कि बस रिग्रेट में ही निकाल दो। देखो, हमारी एक उम्र होती है, और उस उम्र में अगर हमें एक अच्छा मेंटोरशिप हो, अच्छी गाइडेंस हो, या हमारे पेरेंट्स की मॉरल वैल्यूज हो, डिसिप्लिन हो, कही हुई बातें हो, तो बच्चे को बहकने से रोक देती है। परंतु जो ये उम्र होती है ना, 16 साल से लेके 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 तक बच्चा बहक जाता है, बहुत बहकता है, और वो बहुत गलत रास्ते पे चला जाता है। वो पहले शौक में वो काम करता है, और फिर उसकी वो आदत बन जाती है, और वहां से वापस लौटना नामुमकिन सा है। और जिस शहर में आप रहते हो, ये तो दिल्ली की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ तो जितना बिगड़ना चाहो उतना बिगड़ सकते हो, और जितना सुधरना चाहो उतना सुधर सकते हो।
माँ बाप देखो क्या कर सकते हैं, आपको पैसे दे सकते हैं, उन्होंने आपको भेज दिया, वो आपके साथ तो नहीं घूम सकते, आप कोचिंग आए या नहीं आए, पढ़े या नहीं पढ़े। तो क्या होता है, मैं आपको एक चीज सिखा रही हूँ क्रक्स में। कई बार क्या होता है कि हम ना घर वालों से झूठ बोल देते हैं, एक मैं ये नहीं कह रही आप बोलते हो, घर वालों से झूठ बोल देते हैं और हम उनसे कहते हैं कि जी हम सही रास्ते पे, हम कोचिंग जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और पढ़ नहीं रहे होते। तो आपने क्या किया, पेरेंट्स के साथ चीटिंग करी या टीचर्स के साथ चीटिंग करी। आप अपने आप को समझो हम बहुत होशियार है, तो भगवान ऊपर बैठा है, वो सब देखता है और उसका डबल टाइम रिजल्ट लेता है। क्योंकि अगर आज तुमने धोखा दिया तो कल भगवान तुम्हें धोखा देगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैं ये नहीं कह रही कि आप घूमने मत जाओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ, लेकिन झूठ मत बोलो। आप कोचिंग नहीं आ रही ना, पापा मम्मी से साफ बता दो। इस तरीके का रिलेशनशिप रखो कि अपने मन की हर बात शेयर कर दो। रात को कुछ बच्चों को मैसेज आया, अब मैसेज में लिखा था HI लिखा हुआ, अननोन नंबर से मैसेज आया, पूरी रात निकाल दी पता करने में ये है कौन HI, खाली हाय करके छोड़ दिया, इसने कुछ पूछा नहीं, ये है कौन, ये है कौन, सारी रात निकाल दी। सुबह पता चला मौसी की लड़की थी, वो उसे वो कंफर्म कर रही थी कि मैं ही हुई। अब लड़की सोच रही है हाय कहीं ये कॉलेज वाला तो नहीं है, कहीं ये 11th क्लास वाला मेरा फ्रेंड तो नहीं है, कहीं ये 12th वाला तो नहीं, वो कोई नहीं था, वो मौसी की क्या थी, लड़की की लड़की थी। तुमने पूरी रात खराब कर दी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुद्दा ये उठता है कि आपको इस उम्र में, देखो ये आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप बहुत मैच्योर बच्चे हो, और मैं आपसे ये सब बातें कर सकती हूँ। क्योंकि जो छोटे बच्चे रहते हैं वो तो ऐसे करते हैं, हो ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। एक उम्र ऐसी होती है, जैसे अभी आपकी एज है तो ये एक चार्मिंग स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन बहुत होता है। जैसे मेट्रो में जा रहे हैं और कोई सुंदर लड़का जा रहा है, बहुत मेंटेन्ड है, अच्छी बॉडी है, तो ऐसा लगता है यार लड़का तो सही है यार, इससे मेरी बात नहीं हो सकती क्या। हर किसी के प्रति एक अट्रैक्शन रहता है, ये फैक्ट है, ये कुदरत का नियम है, ये इंसान का एक नियम है। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि आपके लिए कोई लड़का है, उसके लिए बहुत खूबसूरत लड़की बनी है और लड़कियों के लिए बहुत खूबसूरत लड़का बन रहा है, लेकिन हमें बस इंतजार करना है उस सही समय का। अगर आपने वो सही समय तक वेट किया तो आपको हर चीज मिल रही है। आपके लिए घर बनने तैयार हो रहे हैं, भगवान ने पहले ही सोच लिया है। आपके लिए बढ़िया अकोमोडेशन मिलेगा, आपको बढ़िया नौकरी मिलेगी, आपको बढ़िया डिग्री मिलेगी, आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा, ये सब चीज तय है, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन सिर्फ जरूरत किसकी है, भगवान क्या चेक कर रहा है, पहले चेक तो कर लो इसकी औकात है भी या नहीं। आई एम राइट और रॉन्ग? वो ये चेक कर रहा है कि ये उसको ही तो सब चीजें मिलेंगी जो उसके लायक है, जो उसके लायक नहीं है उसको वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। आर यू गॉट द पॉइंट? वेट करोगे ना तो इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। आज आप यहाँ, मैं बार बार आपको यही समझाती हूँ कि आप इस कुर्सी में बैठ के क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि इसको पढ़ने से आपका जीवन सुंदर होगा, आपके पास एक अच्छा अकोमोडेशन होगा, आपके पास सारी सुख सुविधा होंगी, आपके पास लग्जरी कार होगी, आपके एक वेल फर्निश्ड ऑफिस होगा, आप वहां जाया करोगे, आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी, तभी तो एक खुशनुमा जीवन होगा। तो उस अच्छे जीवन को बनाने के लिए बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन बीच में गलती कर जाते हैं, नए नए आदतों में पड़ जाते हैं, गलत आदतें सीख लेते हैं। और कभी भी कोई अकेला लड़का, लड़की को स्पेशली बोल रही हूँ, कभी भी कोई अकेला लड़का सिगरेट नहीं पीता, यारी दोस्ती में पीता, और पता उसकी आदत भी नहीं होती। पहले दिन तो वो ट्राई करता है, एक ही सिगरेट लेके 4 लड़के पीते हैं, और फिर धीरे 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 चारों अलग अलग लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लत हो गई है, एडिक्शन हो गया। तो शौक को इतना मत बढ़ाओ कि वो जिंदगी को कठिन कर दे। शौक ऐसे पालना ही नहीं चाहिए। सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है पहले पुराने टाइम में बुजुर्ग लोग जो होते थे, ग्रैंडफादर्स जो होते थे, वो बीड़ी पीते थे। बीड़ी गांव में आपने देखा होगा, बीड़ी पीते थे, और वे एक एक दिन में 20-20 बीड़ी पी लेते थे, और उनकी उम्र रहती थी 80 साल, 85 साल, 90 साल, लेकिन फिर भी वो अच्छा जीवन जीते थे। पूरा जीवन जी लिया ना, 85 ईयर्स, 90 ईयर्स। अब तो बाकी का तो आपको पता भी होगा, उनके मरने के बाद रसगुल्ले भी बनवाते हैं बहुत सारी जगह कि भाई हम बहुत उम्र हो गई है अब, है ना। तो इंसानी फितरत होती है, उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें खुशी होती है कि पूरी उम्र कंप्लीट करके गए हैं, सब कुछ देख के गए हैं। लेकिन आज की डेट में 85 तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। और इसके क्योंकि हम जितनी वो 20 बीड़ी पी के धुआं पीते थे, उतना तो हम पी के उठते हैं सुबह, मॉर्निंग हमारी उसी से होती है। देखते हो कितना पॉल्यूशन है। और उसके अलावा अगर सिगरेट भी पी रहे हो तो फिर तो भाई साहब खत्म कहानी। तो इसीलिए हमें अपने आप को मेंटेन करना है। और सबसे बड़ी चीज जो होती है ना लाइफ में, वो होती है फिटनेस। अगर आप फिट हो तो आप हिट हो।
ये ध्यान रखना, और ये आपको यहीं से मेंटेन करनी है, इसी एज से मेंटेन करनी है। बहुत ज्यादा भूख लगे, डोंट गो। आपको एक और बात बताती हूँ, कभी भी बच्चा गलत चीज जब खाता है जब उसे भूख लगती है। अगर आपका पेट भरा हुआ है ना, आप कभी भी कुछ बाहर का नहीं खाओ, मन ही नहीं करेगा आपका। मन कब करता है? मन कब करता है? जब भूख लगती है। तो घर से बढ़िया ब्रेकफास्ट यहां तक करके आए करो और साथ में लेके आए करो। तो जब घर से खा के आओगे और लेके भी आओगे और फिर खा लोगे तो आपको बाहर का खाने का मन नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? चलो, बहुत अच्छी बात। अब सुनो जरा, हमने कहा था रोशनी की दुकान खुल गई है समोसों की। रोशनी ने समोसे की नई दुकान खोली है, बहुत सुंदर सी, खूबसूरत सी, और बराबर में एक और दुकान है जिसमें कितने सालों से समोसे बन रहे हैं? 50 सालों से समोसे बन रहे हैं। 50 साल हो गए समोसे बनते बनते। अब रोशनी सबसे कह रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समोसे समोसे बढ़िया वाले आयुर्वेदिक समोसे। लेकिन रोशनी की तरफ कोई देख भी नहीं रहा, और वो जो पुरानी खराब सी गंदी सी दुकान है उसमें सब समोसे लाइन लगा के खा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका 50 साल पुराना नाम है और इनकी अभी नई दुकान है। क्लियर हुई बात? अब मान के चलिए कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोविड आ जाता है, और 4 साल के लिए क्या करना पड़ जाए, अब दुकान पता है 2-3 साल के लिए नहीं चलेगी। इन्होंने कंपनी बनाई थी रोशनी समोसा लिमिटेड, रोशनी समोसा प्राइवेट लिमिटेड। अब ये बताइए, ये बात तो तय कि समोसे तो बिकेंगे, उसकी दुकान पे अगर 500 ग्राहक आएंगे तो 50 मेरी पे भी आएंगे, क्योंकि किसी किसी को बैठ के अच्छी तरीके से खाने के लिए चाहिए, तो बैठने वाले यहाँ आएंगे। तो अब ये बताइए, रोशनी का 3 साल बाद कंपनी जो है, मतलब समोसे की दुकान चलेगी, पर 3 साल तक काम नहीं चलेगा। तो रोशनी को क्या करना चाहिए? क्या कंपनी बंद कर देनी चाहिए? अब अगर चलाएगी तो कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, कंपनी लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। यस और नो बताओ ना, करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? और बंद कर दे तो 3 साल बाद फिर बनानी पड़ेगी। तो बीच का रास्ता बताइए। सांप भी मर जाए, कंपनी भी रहे और पैसे भी ना देने पड़े, कंप्लायंसेस भी ना करने पड़े। डोरमेंट स्टेटस होता है, आरओसी से कहते हैं, आरओसी कि हमारी जो कंपनी है वो डोरमेंट स्टेटस दे दो। कि क्यों? सर जी अभी कोई बिजनेस है नहीं, लेकिन भविष्य में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तब तक के लिए होल्ड कर दो। तो आरओसी कहता है ठीक है, तब तक के लिए कंपनी तो रहेगी, पर आपको कंप्लायंसेस नहीं करने, पर इस कंपनी के साथ कोई बाहर वाला ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, लोन नहीं देगा, पैसे नहीं देगा, और इस कंपनी का नाम रखा जाएगा इनएक्टिव कंपनी। क्या रखा जाएगा? इनएक्टिव कंपनी। क्लियर हो रही है बात? अब यहाँ पे आरओसी ने आपका नाम क्या कर दिया? इनएक्टिव। अब ये बताइए कितने साल तक इनएक्टिव रह सकती है? टाइम का एक वेट करना पड़ता है ना, 5 साल तक। अगर 5 साल तक आपका काम दोबारा स्टार्ट हो गया तो आप फिर आरओसी के हो गए, आरओसी कि हाँ कि मेरी कंपनी को अब क्या कर दो? एक्टिव। मेरा काम स्टार्ट हो गया, मैं पूरे पैसे दे सकता हूं, तो फिर दोबारा से कंपनी आपको क्या कर देगी? एक्टिव। अगर 5 साल तक भी आपका काम स्टार्ट नहीं हुआ तो कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, स्ट्राइक ऑफ। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्या? डोरमेंट कंपनी। बताओ, टफ लगा? टफ लगा डोरमेंट कंपनी? तो डोरमेंट कोई कंपनी नहीं है, डोरमेंट एक स्टेटस है, और इसी वजह से ज्यादातर कंपनी की डेफिनेशंस जो है वो सेक्शन 2 में है। लेकिन डोरमेंट की जो डेफिनेशन दी है, डोरमेंट का जो स्टेटस दिया वो 455 के अंदर दिया। कहां दिया जरा बताना? 455, 455 के अंदर इसका क्या दिया गया है? स्टेटस दिया गया है। क्लियर या ऑल क्लियर? अच्छा, मैं आपको ना एक क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगी, और मैं बस देखना चाहती हूँ कि मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसने आपने उसे कैसे लिखा या आपने कितना याद लिखा। मैं एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए दूंगी आपको, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि मुझे ना आपकी ब्रांचिंग कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है अपनी भाषा में, कहीं से कुछ देखना नहीं, कुछ नहीं, अपनी लैंग्वेज में। जैसे क्लास 12 का आपने एग्जाम पास किया ना, ऐसे ही राइट ए शॉर्ट नोट ऑन किसके ऊपर? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। और ये डोरमेंट कंपनी पूरा का पूरा बेस समझ में आ गया क्यों होती है? अब ये बताइए कि डोरमेंट कंपनी क्या होती है, समझ में आया क्यों होती है? इसका कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये इसका डेफिनेशन क्या है, इसको किसको डोरमेंट बोलते हैं, वो सब पढ़ना बाकी है। बट अभी हमें ये समझ में आया कि डोरमेंट कंपनी क्यों होती है, किस वजह से होती है। क्योंकि अगर 5 साल से पहले उसने फिर दोबारा से एक्टिव करा ली तो अब कंपनी 5 साल पुरानी कहलाएगी या 1 साल पुरानी? 5 साल पुरानी, क्योंकि कंपनी तो थी। और अगर वो कंपनी बंद कर देता, फिर दोबारा से नई स्टार्ट करता तो नहीं रहती। तो ये डोरमेंट का फायदा है। क्लियर होगी बात? अब देखिए, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी आपको एक क्वेश्चन लिखना है। मैं सभी बच्चों को चेक करूंगी कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अपनी लैंग्वेज में लिखो, जो आपने समझा ना मेरे से, बस वही लिखना है,
लाइव